दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीखने के हिसाब से एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को आपको देखना है सिर्फ सीखने के लिए, ना कि कुछ बाय सेल करने के लिए। बाकी दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो आपके लिए आ चुका है जो कि 23 मिनट्स का है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी कंपनीज है, टोटल 13 कंपनीज है और मार्केट है जिसके रिवर्सल्स के ऊपर डिटेल में स्टडी की है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट के ऊपर कि यूएस के मार्केट के अंदर क्या हलचल है। देखिए, चार्ट का पैटर्न पिछले 2-3 दिन के पैटर्न की तरह है। यहाँ पे मार्केट गिरता है, उसके बाद में रिकवरी आती है और रिकवरी वी शेप है। इसके साथ में 123 पॉइंट्स का जंप है, 0.29% का जंप डाउ जोन्स में है। नेस्टे को भी देख लेते हैं तो नेस्टेक में अच्छी तेजी, डाउ जोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज है। 138 पॉइंट्स का जंप है, यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी है, 0.71% का जंप है। एक और इंडेक्स जो कि टॉप 10 कंपनीज दिखाता है देश की, यूएस की या दुनिया की, हम बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे एआई का काम होता है या हाईटेक काम होता है। फैंग प्लस, अब ये देखो कितना तेज है, 152 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 1% के साथ में तेज है। तो तीनों इंडेक्स में से सबसे ज़्यादा तेजी यहाँ पे दिख रही है। अब इसका एक ETF भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है फैंग प्लस में, इंडेक्स में, तो वो जो इंडेक्स है यहाँ पे अवेलेबल है मिरर एसेट NYSE फैंग प्लस ETF के रूप में। अब देखो, जैसे ही नेस्टेक चलेगा, NYSE फैंग प्लस चलेगा, उसी हिसाब से ये ETF भी चलता है। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि 100 रुपीज़ पर ये चला गया था और 100 रुपीज़ से काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें दिखी। टोटल अभी हम देखें तो 37% का जंप यहाँ पे देखने को मिला था। लेट्स सी के ऑल टाइम हाई जो कि 150 है, वहाँ तक पहुँचता है या फिर नहीं पहुँचता है, क्योंकि अभी तो मार्केट तेज है। क्लोजिंग बेसिस पे देखेगी कि क्या यहाँ पे होता है। मार्केट में दोस्तों तेजी आने के पीछे के रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आइडिया लगे कि तेजी कैसी है, टिकाऊ भी है या फिर नहीं है। अब आपको बताइए कि चाइना और यूएस के बीच में काफ़ी तकरार है। ट्रंप को धमकी भी दी थी चाइना ने कि अगर ट्रंप अपनी जो भी कॉल है या फिर जो भी पॉलिसीज है उसके अंदर चेंजेस नहीं करेगा तो चाइना कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स ले सकता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों कॉल होने वाली थी, जो कि हो चुकी है। अब कॉल काफ़ी अच्छी गई है, पॉजिटिव गई कॉल, दोनों पार्टी ने बात की है आपस में और कॉल काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं, वेरी गुड कॉल ऑन ट्रेड। तो ट्रेड को लेकर कॉल हुई है। मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। देखते दोस्तों क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस होते हैं, कुछ ट्रेड जो डील अच्छी हो पाती है या फिर नहीं, जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा सा हल्का हो पाता है या फिर नहीं। अभी जो अपडेट है ना उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में, मतलब जितना भी मार्केट चलता है यूएस का, न्यूज़ खराब नहीं आती है और मार्केट अच्छी तेजी के साथ में बंद होता है, मोर देन 1% के साथ में बंद होता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव पड़ना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग क्या होती है। बाकी यूएस के मार्केट से अच्छी न्यूज़ हमको सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों आते हैं इंडियन मार्केट पर। काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, अपडेट्स भी है, जिसको हम चेक करते हैं। देखिए, आज के दिन आपने नोट किया रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी, 4.32% के आसपास का जंप है। कैपेक्स को लेकर एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स के मन में। तो आज के दिन 11:50 के आसपास एक ऑर्डर मिलता है रेलटेल को, जो कि 274 करोड़ का है। उससे पहले 2 जून को ऑर्डर मिला था जो कि ओनली 10 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पे 274 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। और ये दर्शाता है कि रेलवे कंपनीज के ऊपर कैपेक्स अभी सरकार का काफ़ी अच्छा हो रहा है। जितना अच्छा कैपेक्स होगा उतनी कमाई कंपनीज की होगी और उतने ही प्रॉफिट कंपनीज के बढ़ेंगे। स्टॉक के प्राइस को देखें तो यहाँ पे रिवर्सल ऑलमोस्ट हो चुका है। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 49 का पी रेशियो है। साथ में कल दोस्तों हमने आर्टिकल को डिस्कस किया था कि कैपेक्स पुश की वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कैपेक्स को हमने पुश कर दिया है, बढ़ा दिया है, लेकिन जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अच्छी है कि आगे चल के रेलवे कंपनीज के कैपेक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, सरकार ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, जिससे इन कंपनीज के प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी है रामा स्टील। ये एक पैनी कंपनी है, काफ़ी रिस्की स्टॉक है, लेकिन सीखने के हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि अभी के समय रीन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स को वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है। कभी 80 का पी आपको दिख रहा है, कभी 70, 80, 90, 100 रुपीज़, 100 का भी जो पी है वो आपको कंपनीज में देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है, जब कोई ऑर्डिनरी कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और वही देखने को मिला है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की कंपनी के अंदर। स्टॉक का प्राइस आज के दिन 12-13% के साथ में बढ़ा है और रीजन आप देख सकते हैं कि कंपनी एंटर कर चुकी है रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट के अंदर। एक्वायर किया है कंपनी को जो कि 225 मेगावाट का सोलर पावर इनिशिएटिव लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया, एक्वायर किया, इस वजह से कंपनी का स्टॉक चल पड़ा है। देखो कंपनी का स्टॉक कैसा है, मार्केट कैप ओनली 2000 करोड़, सुपर रिस्की बट सुपर रिवॉर्डिंग अगर कंपनी के प्रॉफिट मल्टीपल्स हो जाते हैं तो 5 साल के रिटर्न्स अच्छे हैं।
ये कुछ सपोर्ट्स के जोन बन रहे हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस के जोन बन रहे हैं, गैप अभी बाकी है रेसिस्टेंस के बीच में। स्टॉक का प्राइस आप देखो काफी सस्ता है, 13 रुपीज का है, बट वैल्यूएशन देखो 80 का पी है, तो हमेशा सस्ता महंगा वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाता है। रिटर्न्स काफी अच्छे बने हैं, यहाँ पे स्टॉक काफी गिरा था, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब यहाँ से काया पलट होगी या नहीं होगी वो वक्त बताएगा, क्योंकि एनर्जी के सेगमेंट में, रीनेबल एनर्जी के सेगमेंट में कंपनी एंट्री कर चुकी है। इससे पहले कंपनी क्या काम करी थी, देखो ये काम तो है ही कंपनी का, साथ में स्टील ट्यूब्स का, ठीक है, तो ये तो है ही कंपनी के पास में काम, लेकिन इसके साथ में एड ऑन हो चुका है रीनेबल एनर्जी का एक इंजन हम बोल सकते हैं। प्रॉफिट अभी अटका हुआ है 25-30 करोड़ के आसपास, कोई ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1% के साथ में स्टॉक में आज तेजी बनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिलायंस ने दोस्तों अप्रूवल लिया है, अप्रूवल लेने की कोशिश की है, हम बोल सकते हैं आवेदन किया है, एप्लीकेशन लगाई है अप्रूवल के लिए, इथेन पाइपलाइन के लिए। अब ये 100 किलोमीटर होगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, दहेज से लेकर, ये गुजरात की एक फैसिलिटी है हजीरा करके, यहाँ तक दोस्तों ये कनेक्शन होगा, इसके लिए रिलायंस ने अप्रूवल लिया है। तो अप्रूवल अगर पास हो जाता है तो अच्छी बात है। ये न्यूज़ आई थी 3:28 के आसपास, और स्टॉक का प्राइस 1.33% की तेजी को देकर बंद हुआ था। ये स्टॉक प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं 1442 रुपीज़ के आसपास है, 1200 रुपीज़ का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट स्टॉक ले रहा था, और यहाँ से ऊपर जा चुका है। वैल्यूएशन 28 का पी, 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का स्टॉक आज नो तेजी नो मंदी में बंद हो चुका है। कल देखेंगे इसमें क्या होता है। देखो न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, बजाज फाइनेंस भी इंपैक्ट हो सकता है इससे। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि प्रोमोटर एंटिटी जिसका नाम है बजाज होल्डिंग्स, देखो प्रोबेबली मेंशन कर रखा है, यानी ऐसा हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। अब ये ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो सूत्रों के हवाले से दोस्तों खबर है कि कंपनी का जो प्रमोटर है जिसका नाम है बजाज होल्डिंग्स, ये कंपनी के स्टॉक्स को बेचेगा। डील होगी 4,500 करोड़ की, बड़ी डील है, लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो 2 से लेकर 3% का है ओनली। तो हो सकता है 2-3% की गिरावट इसमें देखने को मिल जाए, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी बजाज फाइनेंस के फिनसर्व के स्टॉक के प्राइस को देखें तो ये यहाँ पे स्प्लिट जो हुआ था वो एड ऑन है, तो देखते कल क्या एक्शन होता है। बाकी बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस तो अभी ऑल टाइम हाई के करीब है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास अभी काम कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी है हरि ओम पाइप्स। स्टॉक ने आज के दिन 12% के उछाल के साथ में क्लोजिंग की है। तो कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आपके आ रहे हैं कि क्या रीजन है स्टॉक के इस तरह से चलने का। देखो ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ यहाँ पे आउट नहीं हुई है, और ये जो तेजी है ना, आप देख पा रहे चार्ट कैसा है, एकदम से मार्केट में यहाँ से तेजी आई थी, स्मॉल एंड जो मिड कैप कंपनीज उनके स्टॉक्स चले थे, तो हो सकता है इस वजह से इस कंपनी के स्टॉक के अंदर भी कुछ बाइंग की हो बड़े प्लेयर ने। 1300 करोड़ का जस्ट मार्केट कैप है, 21 का पी रेशियो है, रिटर्न्स उसने काफ़ी अच्छे कमा के दिए थे बहुत कम टाइम में, 2 साल में हम बोल सकते हैं 22 से 24 में पैसा 3.5 गुना किया था। उसके बाद में स्टॉक अभी नीचे है। पैटर्न को देखें तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो उसको एक रिवर्सल के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, इसकी न्यूज़ आई है शाम को 7:24 के आसपास। कंपनी का नाम है विशाल मेगा मार्ट। देखो कंपनी की जो रिपोर्ट है इंस्पेक्शन की, उसमें आया है फूड प्रोडक्ट वायलेशन, जो रूल्स है उसको इसने तोड़ा है, तो इसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पे इम्पोज कर दी है पेनल्टी 2,75,000 रुपीज़। ठीक है, कोई बड़ी पेनल्टी नहीं है, कंपनी के हिसाब से देखिए तो बहुत ही छोटी पेनल्टी है, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होने की उम्मीदें हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो कुछ खास इम्पैक्ट होता नहीं है। स्टॉक ने लिस्टिंग से अभी तक के रिटर्न्स 14% के दिए हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, क्योंकि रिटेल कंपनीज की वैल्यूएशन ऊपर ही रहती है। इंडिया में जिस तरह की ग्रोथ है तो मार्केट ने इन कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशन दी हुई है। एक रिवर्सल यहाँ पे हमने देख लिया है, अभी ऑल टाइम हाई के नज़दीक परफॉर्म कर रहा है। इसको काफ़ी लोग दोस्तों नेक्स्ट डीमार्ट से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है। अब आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या नहीं, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डीमार्ट जब मार्केट में आया था तो उसका भी मार्केट कैप कुछ ऐसे ही था, 40,000 करोड़ के आसपास था। वैल्यूएशन देखी डीमार्ट की तो लिस्टिंग पर 100 के आसपास का पी था, तो वो भी इसका सेम है। प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ का जो परसेंटेज था वो भी काफ़ी हाई था, इसके अंदर भी काफ़ी हाई है। इसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग भी डीमार्ट में 75% की थी, इसमें भी 75% की है। एफआईज ने स्टेक इंक्रीज किया है, डीआईज ने भी स्टेक इंक्रीज किया, और जनता ने स्टेक डिक्रीज किया है। और डीमार्ट जब लिस्ट हुआ था तब उसके अंदर भी पैटर्न कुछ इसी तरह का बना हुआ था।
तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे चल के, किस तरह से परफॉर्मेंस इसमें होता है। बाकी फंडामेंटल्स तो अच्छे देखने को मिलते हैं रिटेल कंपनी के रूप में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है। जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। इरेडा को लेकर भी एक न्यूज़ है, रात को 8:30 के आसपास की न्यूज़ है। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है QIP लॉन्च। इसका मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, आप इसको बोल सकते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होता है कि कंपनी अपने स्टॉक्स को बेचती है बड़े इन्वेस्टर को। अब ये बड़े इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं? ये संस्था हो सकती है, ये बैंक हो सकते हैं, ये FIs हो सकती है, ये DIs हो सकती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं बेचते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ में स्टॉक्स बेचे जाते हैं। अब ये जो अमाउंट होती है ये फ्लोर प्राइस के ऊपर होती है, मतलब ये जो डील होती है ये फ्लोर प्राइस के ऊपर होती है, और फ्लोर प्राइस की जो डील है वो 173.83 रुपीज़ है, यानी 173-174 रुपीज़ के आसपास है। तो आज का जो प्राइस है उससे 2 रुपये नीचे है। ऑब्वियस इतने तो सस्ता इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में कोई खरीदेगा तो ऑब्वियस वो मार्केट से भी ले सकता है। लेकिन ठीक है, इन्होंने 174 रुपीज़ के आसपास देने का सोचा है। अब इस पैसे से क्या होता है? देखो, कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है या कंपनी अपने कर्जे को कम करने में यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है एक्सपेंशन में यूज़ लिया जाए। वैल्यूएशन की बात करें तो 27 का पीस का हो चुका है। बाकी जो NBFCs हैं 30 के आसपास, उसी के आसपास है, तो ये एक अच्छा पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, और ये सेक्टर भी पोटेंशियल दिखाता है आगे चल के। हो सकता है रीनेबल एनर्जी और ये जो ग्रीन एनर्जी है इसके सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी, वैल्यूएशन ऊपर से काफ़ी गिर चुकी है, प्रॉफिट की ग्रोथ का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। प्रॉब्लम दोस्तों एक है कि यहाँ पे FIs और DIs दोनों ने बेचा है, पब्लिक ने लिया है। तो जब तक FIs DIs नहीं बाय करती है, FIDIs हो सकता है कुछ ना कुछ सोच रही हो, नंबर्स उनको खराब आने की उम्मीदें हो, तो जब तक ये दोनों पार्टीज के अंदर बाइंग नहीं होती, मतलब FIs की तरफ से बाइंग नहीं होती, जब तक स्टॉक का चलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टॉक रिवर्सल बहुत ही स्लो तरीके से रहा है, काफ़ी तेजी से स्टॉक गिरा था लेकिन चल रहा काफ़ी धीरे है। और इस ग्रोथ को ग्रोथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि निफ्टी अगर चलता है तो छोटी मोटी तेजी बन जाती है, लेकिन कुछ बड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या होता है, कैसे कुछ नंबर्स इस कंपनी के देखने को मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले कि वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।